जैसे मेरे मन में पीड़ा है कि पहलगाम में हुआ, तो अगर देश का कोई उच्च पदाधिकारी है तो पहलगाम पर दिल्ली में मीटिंग न करके अगर बिहार में वो चुनावी भाषण करता है तो मेरे लिए वो मनुष्य भी नहीं है। ये मैं आपके चैनल से कर रहा हूँ, आपको भी नोटिस आ सकती है। नहीं, नोटिस का आएगी तो हम लोग तैयार हैं जो भी नोटिस हो, के लेकिन लिए। तो ऐसे है कि भगवान के मंदिर में अगर एक तरह से जाने का विधान नहीं है तो केवल भारत में, दुनिया में केवल भारत में, और भारत में केवल एक धर्म में, हिंदू धर्म में क्विक दर्शनम। आप तो मिलिट्री के आदमी ने समझ रहे हैं जी ना बिल्कुल, कि तुरंत कोने से दर्शन। दिखा देंगे, यस। अलग से पैसा देंगे। हाँ। तो ये तो धर्म का सबसे कदाचार हुआ। कि किस प्रकार से वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सके। तो आपको अभी ऐसा लगता है सर कि इस समय शिक्षा का स्तर पहले से कम हुआ है? आप जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत थे तो एक योगेश राय लड़का था जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी सर, और आप उसमें जांच करता थे। और कितनी जांच हुई थी, लेकिन जिनका बहुत बड़ा नाम आप सुनते हैं, भारतवर्ष के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और जो गुड़गांव में बहुत बड़ा अस्पताल चलाते हैं, उन सज्जन ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उस रिपोर्ट को लिपापोती करने में सहयोग किया। कोई ऐसा विशेष पेशेंट जिसको बचाने में आपको ऐसा लगा हो कि हाँ आज मैंने बहुत बढ़िया काम किया? जय हिंद। सीधी बात प्रोग्राम के अंतर्गत आज गाजीपुर के एक छोटे से घरिया गांव से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के विभागाध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं और अब हम उनसे बात करते हैं। सर, मैं प्रोफेसर हरिकेश सिंह, सेवानिवृत्त आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय तथा भूतपूर्व कुलपति जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष रहा। आज मैं सेवानिवृत्त एक आर्मी के अधिकारी टैंक मैन कार्यक्रम के अंतर्गत सीधी बातचीत के अंतर्गत आपसे रूबरू हो रहा हूं, और जिन पक्षों पर हम लोग बात करेंगे वो निश्चित रूप से समाज निर्माण के लिए कुछ काम में आएगा तथा अन्य लोगों के लिए हो सकता है कि प्रेरणा के कुछ बिंदु उसमें मिले। सर, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जो हमारा पूरा इलाका है उन बच्चों को एक शिक्षा मिले कि किस प्रकार से वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सके। प्रवेश एक सरल प्रक्रिया भी है और श्रम केंद्रित प्रक्रिया भी है। जब हम लोग प्रवेश लिए थे उस समय सीधे जो हम अंक पाते थे इंटरमीडिएट में, उसके आधार पर वहाँ प्रवेश होता था। आज प्रवेश की प्रक्रिया NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से होती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तथा कुछ प्रांतीय विश्वविद्यालय हैं, वो अपनी सीटों का निर्धारण करते हैं और एक केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा है। लेकिन मैं जो आपके निमित्त, जिसको आप जानना चाहते हैं या आपके इस कार्यक्रम में जो सार्थक बात हो सकती है, वो ये है कि हम सब लोग जब पढ़ते थे या मैं जब पढ़ता था उस समय मैं गांव के ही प्राथमिक विद्यालय और जिसको मिडिल स्कूल कहते थे, जूनियर हाई स्कूल, आज दोनों को मिलाकर आजकल गाँवों में उसको कंपोजिट कहते हैं, तो हम लोग पूरे गाँव के ही परिवेश से जो सार्वजनिक शिक्षा थी उसके उत्पाद थे। और कक्षा 8 तक गांव में पढ़ने के बाद इसी नगर में, जहां से ये चैनल संप्रेषित हो रहा है, मऊनाथ भंजन के DAV इंटर कॉलेज में छात्रावास में रह करके हमने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। माध्यमिक शिक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में, यहाँ तक कि वहाँ पर अभियांत्रिकी अर्थात इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के भी पाठ्यक्रम में, विज्ञान संकाय में और सभी संकायों में, केवल एक चिकित्सा संस्थान को छोड़ करके सब में प्रवेश जो होता था वो विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय के अंकों की मेधा सूची पर, जिसको मेरिट कहते हैं, उस पर होता था। इसलिए कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। जो उच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी होते थे वो गांव के हों, शहर के हों, उनका प्रवेश सीधी एक सूची से होता था। इसलिए हम लोगों को कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो विद्यालय स्तर का, माध्यमिक विद्यालय स्तर का जो अंक ऊंचा था, उसके बाद कुछ लगा ही नहीं कि प्रवेश में कोई कठिनाई है। परंतु आज प्रवेश लेने वालों की संख्या भी अधिक है और प्रवेश की प्रक्रिया भी बदली है सर। इसलिए अब प्रवेश लेने के लिए अंक तो पहले से अधिक पाते हैं बच्चे माध्यमिक स्तर पर, खास करके
जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा परिषद है, या आईसीएसई है, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई है, सब में अब तो लगभग 100% भी अंक पा जाते हैं। ओके सर, कोई स्पेशल ट्रिक बच्चों के लिए कि जैसे क्या है, बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि कहाँ से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने अगर वो फॉर्म भर भी लेते हैं तो उनको ये नहीं पता है कि कौन सी ऐसी बाध्यता है जहाँ पर वो पढ़ सकें उसको, और उसी के थ्रू उसमें क्वेश्चन वगैरह आएंगे और वो सेलेक्ट हो जाएं। देखिए मधुकर जी, अब इस बात से पूरी सहमति नहीं बन पा रही है। ये ना, आज गांव का भी जो विद्यार्थी है उसके अभिभावक को भी पता है और उसको भी पता है, और नहीं पता है तो गांव पे एक तो अच्छे गाँव में भी डिजिटल लाइब्रेरी है, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी भी छोड़ दीजिए तो जन सेवा केंद्र है या अन्य जो छोटी छोटी भी दुकानें हैं यहाँ पर फॉर्म भरने का कहाँ कब प्रवेश के लिए सूचना निकली है। आजकल सारी सूचनाएं हर व्यक्ति के हाथ में पहुंच चुकी है, अर्थात जो भी मास कम्युनिकेशन जन संचार के माध्यम है या मीडिया है या जो अंकीकृत है डिजिटल जो मोड है, उससे आज सूचना मिलने में कठिनाई नहीं है। सवाल केवल इतना है कि परीक्षाओं का स्तर अलग अलग है, विभिन्न प्रकार के जो परिषद हैं उनके अलग अलग हैं, उनमें अंकों का जो की प्राप्ति है वो अलग है, और तीसरी बात कि हम चाह रहे हैं कि किसी जुगाड़ से हो जाए, यह मन में जो भर दिया गया है। तो ऐसे लोग जो किसी जुगाड़ में रहते हैं, जो जुगाड़ में रहते हैं, उनको कठिनाई होती है। अन्यथा ये सही है कि संस्थानों की शिक्षा, विद्यालयों की शिक्षा या कोचिंग की शिक्षा या अन्य माध्यमों से, जिसको हम बार बार डिजिटल कह रहे हैं, अंकेक्षित जो है या अंक आधारित है, अब ये हर बच्चे के पास है, उसकी हथेली पर है। जिसके पास एक मोबाइल है और स्मार्ट मोबाइल है, उसके पास दुनिया है। अब रही बात, जो सिखाना है वो सिखाना है। अगर अच्छा बच्चा है या अच्छी बच्ची है, अगर पढ़ने में उसकी रुचि है, तो उसको इस तरह की भी कोचिंग की ज़रूरत है। केवल किताबों को और विषय वस्तु को बताना तो बहुत ही ज़रूरी है, उसको कभी कम नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ ये बताना है कि वो कैसे विषय वस्तु का चयन करे, अर्थात सही बात को जाने, उसका क्या ठीक उत्तर होगा, क्या उसका वस्तुनिष्ठ उत्तर होगा, और क्या उसका, जिसको ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। ये जरूर है कि आज टेस्टिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, तो उनको विषय वस्तु की तैयारी है तब तो उत्तर दे लेंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी तकनीक की ज़रूरत होती है। उसी थोड़ी सी तकनीक के लिए, चाहे वो नगर का हो या बड़े कस्बे का हो या गांव का हो, कहीं का भी जो अभ्यर्थी है, जो प्रवेश पाने के लिए इच्छुक है, उसको थोड़े से प्रशिक्षण की ज़रूरत है या थोड़े से उसको कोचिंग की ज़रूरत है, अनुदेशन की ज़रूरत है। यह काम कुछ अभिभावक मिलकर कर सकते हैं, और जो गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मैं हूँ, तो मैं सेवानिवृत्त हूँ और भारत सरकार का से मैं पेंशन पाता हूँ, तो सेवानिवृत्त हो गया तो ये थोड़े नहीं है कि हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर कोई अभिभावक हमसे आता है पूछने, कोई विद्यार्थी आता है पूछने, या कोई इंटरमीडिएट के टीचर हैं पढ़ा भी रहे हैं, या प्राइमरी के सुबुद्ध शिक्षक हैं, वो अगर जानते हैं, तो ये निश्चित रूप से एक ज़रूरत इस बात की है, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन कठिनाइयों को या तो अपने जीवन में जाने हैं या आज भी जानते हैं, उन्हें निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को, या जो ये हैं अभ्यर्थी हैं, जो प्रवेशार्थी हैं, उन्हें दिशा निर्देशन करना चाहिए। इसको कहते हैं अंग्रेजी में गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत है। ओके सर, ओके सर, आपके पास कभी कोई जुगाड़ के लिए आया है? रोज आते हैं। ओके। और जुगाड़ के लिए जो आते हैं, हाँ। वो ये आते हैं कि सीधे कोई ऐसा फोन कर दीजिए कि प्रवेश हो जाए। अच्छा। क्योंकि जुगाड़ इस तरह से व्याप्त हो चुका है जी कि वो कभी, आज तक मैं 7 साल से गांव में रह रहा हूँ नियमित रूप से जी, और इस क्षेत्र के, शहर के हों चाहे गांव के, कोई इस निमित्त नहीं आया कि कहाँ अच्छी पढ़ाई होती है।
कुछ हम जो जानते हैं हम ही से वो सीख लेता, उसके लिए तो नहीं आता है। वो आता है कि हम अमुक जगह प्रवेश ले लिए हैं, हम जाना नहीं चाहते हैं, उन मैनेजर से कह दीजिए, किसी कॉलेज का नाम ले लीजिए, उस मैनेजर से कह दीजिए या उस प्रिंसिपल से कह दीजिए कि बिना गए हमको परीक्षा में बैठने दिया जाए, बिना गए हमको अच्छे अंक दे दिया जाए, जो हो भी रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, तो हो इसका रहा है मैं ये ऐसा। कह रहा था, जो संकेत कर रहा था अपने इसके पहले वाले प्रश्न के उत्तर में, कि आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रांत की सरकार हो, स्थानीय प्रशासन हो, ये सवाल अभिभावक के मन में भी है और सब, लेकिन गुणवत्ता के विपरीत आचरण वाले भी अधिक हैं। जैसे आज एक शब्द है नॉन अटेंडिंग, जो कक्षा में नहीं जा रहे हैं और उनको गोल्ड मेडल भी मिल जा रहा है, स्वर्ण पदक भी प्राप्त कर ले रहे हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी ये बिल्कुल तो सर। देश को शक्तिहीन बनाना है, क्षमताहीन बनाना है। और एक तरफ हम कह रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, अर्थात क्षमता का निर्माण करना है। क्षमता का निर्माण निश्चित रूप से अच्छे संकल्प से होता है, और अच्छे संकल्प से फिर जब मेधा होगी अर्थात क्षमता होगी, क्षमता का परिष्करण होगा, संवर्धन होगा, और तब प्रशिक्षण होगा, तब सफलता मिलेगी। और सफलता की इस तरह की कोई कैप्सूल अथवा टैबलेट या पील नहीं है। तो आपको अभी ऐसा लगता है सर कि इस समय शिक्षा का स्तर पहले से कम हुआ है? अगर पहले से शिक्षा का स्तर कम होता तो भारत का वैज्ञानिक या भारत के वैज्ञानिक सूर्य के L1 ऑर्बिट में कैसे पहुंच जाते, और अभी जो भारत की ही लड़की अमेरिका के नासा से गई थी और इतने दिन बाद जहां जीवन के उसको खतरा था और ये था कि उसकी हड्डियां गल नहीं हैं, वो वापस कैसे आए, हम मंगल में कैसे पहुंचे, चंद्रमा पर कैसे पहुंचे, हमने कोविड में कैसे सभी रोगों को ही किया, हम दुरंतो ट्रेन से ले करके और स्पेस क्राफ्ट कैसे चला रहे हैं, हम राफेल कैसे चला रहे हैं, हमारी लड़की उसमें जो सबसे आपके जो फाइटर्स हैं उसको चला रही है। तो ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि समवेत रूप से या संपूर्ण रूप से कुछ शिक्षा जगहों का पे स्तर मान लेते नहीं, हैं। कुछ जगहों पर नहीं। आप ठीक, आपका प्रश्न भी ये सही है कि एक तरफ गुणवत्ता के प्रति जो सजग हैं, जिसमें अभिभावक भी सजग है, विद्यार्थी भी सब है, और जिनको ये विश्वास है कि ज्ञान के माध्यम से ही हमारा भी विकास होगा, अर्थात वैयक्तिक इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होगा और हमारे समाज, परिवार और राष्ट्र का विकास होगा, वो लोग बहुत उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिनकी हमने कल्पना नहीं की थी। जी तो बिल्कुल। इसलिए ऐसा नहीं है। हाँ, एक बहुतायत तरीके पर अधिकांश लोगों को या समग्र लोगों को अच्छी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सत्प्रयास की चेष्टा होनी चाहिए। सत्प्रयास से मतलब नकल नहीं, सत्प्रयास का मतलब बिना गए नहीं, सत्प्रयास का मतलब ये नहीं कि पैसा क्लर्क को दे दिया, क्लर्क कहीं से नंबर दिला दिया, नहीं। ये प्रवृत्ति खास करके हमारे ग्रामीण अंचल में और घर कर रही है, और इसलिए जो बच्चे गांव के स्तर से अब कहीं नगर में अच्छे कोचिंग अथवा विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो तो आगे जा रहे हैं, लेकिन जिनके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, जिनका सामाजिक स्तर पहले सुधरे, वो और बिगड़ रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें सरकार अप्रत्यक्ष रूप से मुफ्त की चीज़ों को दे करके न उनको शारीरिक श्रम करने दे रही है और न मानसिक श्रम के लिए उनको योग्य बना रही है। इस तरह से जब किसी समाज में एक बहुत बड़ा समूह श्रम के प्रति और शिक्षा के प्रति, साहस के प्रति उदासीन हो जाएगा, वो राष्ट्र कमजोर भी होगा। ये सवाल, ये सवाल। सर, आप 12वीं में इंटरमीडिएट में जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान आपने थोड़ा सा राजनीति में भी हिस्सा लिया था सर, वो सफ़र कैसा था और कहाँ था सर? जब मैं 9th से इंटरमीडिएट तक छात्रावास में था तो हम लोग जिस साल फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, 11 में पढ़ते थे, उस साल श्री कल्पनाथ राय जी गोरखपुर से अपनी शिक्षा पूरी करके आ करके मऊ में रुकते थे, और मऊ में उनके रुकने का स्थान DAV का छात्रावास था, जो वास्तव में संस्कृत पाठशाला का छात्रावास था, जिसको DAV को उन लोगों ने दे दिया था। जी सर। तो उनके जो मधुबन, घोसी और सिमरी के आसपास के लोग थे, उनके गांव के बहुत अच्छे लोग रहते थे, राय साहब लोग, उनके यहाँ वो रहते थे। और एक खुखुंदू के हमारे क्लासमेट भी थे और उनके बड़े प्रिय थे
श्री दीनानाथ राय, जो सड़क पर ही उनका मकान है, यहाँ से पुल से थोड़ा आगे कोपागंज से पहले, तो वो अक्सर वो श्री दीनानाथ राय जी के कमरे पे रुकते थे और हम लोग के साथ भोजन करते थे। लेकिन जो चुनाव वो लड़े आने के कई साल बाद, वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह उस समय बरगद था, और घोसी लोकसभा से वो चुनाव लड़े। और घोसी लोकसभा के जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय की जनसंघ से, यहीं बगल का गांव गोकुलपुरा है जहाँ के बैरिस्टर गिरीश नारायण सिंह जी लड़ रहे थे। जी सर। तो ये सब चुनाव है, तो हम लोगों को चुनाव में पहली बार सहभागिता करने में आनंद आता था विद्यार्थी होने के नाते। वो मैं, आपने ठीक कहा कि वो मुझे विद्यालय स्तर पर डीएवी से ही शुरू हुआ। अच्छा। जब मैं यहाँ से चला गया तो फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में भी था और एक अच्छा विद्यार्थी भी था। तो हमेशा से आपका रुझान पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रहा है सर? पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई में सबसे अधिक था, क्योंकि मैं एक शिक्षक का पुत्र था, और दूसरा कि मुझको हमेशा अच्छे अंक मिलने से मुझे आत्म प्रेरणा खुद होता था। मैं सेल्फ मोटिवेटेड था, तो मुझे उसमें था। लेकिन यहाँ आने पर, और पारिवारिक परिवेश में भी हम लोग थोड़ा सा सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे वहाँ पर, गांव पर। तो गांवों में तो केवल कोई चुनाव का वो जो चिन्ह ले आता था तो किसी का लगा लेते थे। लेकिन जब इंटरमीडिएट कॉलेज में आए, मऊ में आए, तो मऊ नगर राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक नगर था, और तब किसी भी दल का बड़ा नेता आता था, राष्ट्रीय नेता, तो काजी टोला के मैदान में हम लोग उनको सुनने जाते थे, उत्सुकता बस ज्ञान के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जब श्री कल्पनाथ राय जी आए और डीएवी के हॉस्टल में रहने लगे एक तरह से, तो वहाँ पर वो हम लोग को उकसा देते थे या साथ ले लेते थे, और कई लोगों के खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें तब ये जो जिला अस्पताल पुराना वाला है, वहाँ पर बड़ी बैठक सभाएं होती थी। तो हम लोगों ने चौधरी चरण सिंह को भी काला झंडा दिखा दिया, जगजीवन राम जी को दिखा दिया, जैसे वो कहते थे। और एक आध बार पुलिस वालों ने बैठा भी लिया सब लोगों को, लेकिन पुलिस बहुत कायदे से तब पेश आती थी, शाम को छोड़ देते थे जो प्रदर्शन करते थे या काले झंडे दिखाते थे। तो एक सुसभ्य समाज था। आज तो मान लीजिए कोई किसी के साथ लाठीचार्ज कर देगा, उतना पहले लाठी। तो ये तो रुचि तो लेकिन आने लगी अब। आप जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत थे तो एक योगेश राय लड़का था जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी सर, और आप उसमें जांच करता थे, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको उस जांच रिपोर्ट से हटा दिया गया। और नहीं, हटा नहीं दिया गया, मैं बता दे रहा हूँ सर। एक तो उसकी आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई, वो विद्यार्थी बीपीएड का था, राय परिवार का था और बहुत ही अच्छे परिवार का था। वो लड़का शाम को बीमार पड़ा। उसके साथियों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदर लाल चिकित्सालय के आपात चिकित्सा में कक्ष में ले गए वहाँ के, और एक विद्यार्थी ने अपने जो स्वास्थ्य की पंजिका होती है, हेल्थ कार्ड होता है जी, उस पर उसको एडमिट करा दिया। बच्चे को चिकित्सीय लापरवाही से उसकी मृत्यु हो गई, मेरी जो रिपोर्ट है। जी सर। तो रात को बवाल हुआ, फिर वो लड़के की लाश को पुलिस और विश्वविद्यालय का जो सुरक्षा कार्यालय होता है, ये लोग मिल करके, सुरक्षा अधिकारी, उसको ले जा करके और जमानिया घाट पर जला दिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी प्रोफेसर रामचंद्र राव जी ने विश्वविद्यालय से जो भी जांच पता किया हो, उन्होंने कहा कि वो निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। मैंने निष्पक्ष जांच किया। निष्पक्ष जांच में वो एक ही मरा हुआ व्यक्ति जो छात्र है, उसको 2 सर्टिफिकेट दी गई थी, डेथ सर्टिफिकेट। डॉक्टर लोग जो जूनियर डॉक्टर होते हैं, जो प्रैक्टिस वहाँ करते हैं, जो लोग उस समय ड्यूटी कर रहे थे, ये लोग उसकी डेथ सर्टिफिकेट लेके भाग गए, और बाद में दूसरी एक डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया, जिसमें दिखाया गया कि वो उसकी मृत्यु जो है स्वाभाविक हो गई है। जब मैंने गहन जांच किया, और गहन जांच के बाद जब मैंने उन लोगों को कहा कि आप लोगों ने जो किया है, मैं इसको पुलिस में स्वतंत्र भी रिपोर्ट करूंगा, तब डॉक्टर साहब लोग, जो विद्यार्थी लोग थे, जो उसके मरने वाले योगेश राय के माता पिता को भी मारे थे, पीटे थे, ये सब लोग तब डर करके दूसरी रिपोर्ट भी दे दिए। अब एक सवाल था कि एक ही व्यक्ति मरा, योगेश राय, जो विद्यार्थी था बीपीएड 3rd ईयर का, तो उसके मरने के 2 कारण कैसे हो सकते हैं और 2 प्रमाण पत्र कैसे हो सकते हैं? तो उसको मैंने एक तो किया, और फिर अलग अलग जो बयान हुए उसमें, और उसके माता पिता का भी बयान हुआ। जो पोस्टमार्टम हुआ था वो सारे नियम के विपरीत हुआ था।
किसी का भी कहीं पर भी भारत में पोस्टमार्टम जो होता है वहाँ रात को वहाँ के डीएम के लिखित परमिशन से होता है। योगेश राय का पोस्टमार्टम रात में विश्वविद्यालय प्रशासन और चिकित्सा अधीक्षक जो थी उन्होंने दबाव में करा लिया डॉक्टर लोगों ने, लेकिन वो भूल गए कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चोर डकैत भी जो गलत काम करता है तो उसके कुछ पदचिन्ह छूट जाते हैं या कुछ प्रमाण छूट जाते हैं, कुछ ट्रेसेज बोलते हैं कि कुछ उसके एविडेंसेस छूट जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। इसलिए इन लोगों की सारी चीज़ पकड़ में आ गई, और जब पकड़ में आ गई तो एक मोटी रिपोर्ट हमने 3 महीने में जमा कर दिया, जिसमें 3 डॉक्टर, सीएमओ लोग जो इमरजेंसी में थे, डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे थे और जो दौड़ा दौड़ा कर लोग मारे थे बच्चों को, जो दिखाने गए थे, जो बच्चा दोषी था जो अपना हेल्थ कार्ड दिखा दिया था, जबकि उतना दोषी नहीं कहा जाएगा। उस समय किसी को भी दवा करानी है तो वो हेल्थ कार्ड दिखा, फिर भी उसको भी हमने दोषी ठहराया था। एक सवाल था, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस का व्यक्ति नहीं था, मैंने लिख दिया कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, परंतु डॉक्टर लोग मजबूत पड़े, विश्वविद्यालय प्रशासन को पटा लिया। राव साहब ईमानदार थे, परंतु जो कुलसचिव थे वो बहुत दिन तक रिपोर्ट को छिपाए रहे। फिर जब वहाँ कार्यकारिणी बोलते हैं, वो कार्यकारिणी और दूसरे जब कुलपति आए, कोई सिंह साहब ही थे, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को लिपापोती कर दिया। कहा कि उनको तो केवल तथ्य का पता लगाने के लिए कहा गया था, उन्होंने बहुत अधिक जांच कर दी है, इसलिए मुझे जांच से हटाया तो गया ही नहीं ना, हटा सकते थे। और उस रिपोर्ट को पाने के लिए एक आरटीआई एक्टिविस्ट धनंजय त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय से रिपोर्ट मांगा, जो लोग नहीं दिए। फिर उसने अपील किया और फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से कुलपति सहित सब लोगों को हाजिर होना पड़ा और रिपोर्ट मोटी सी देना पड़ा। जब रिपोर्ट बाहर आई तब लोगों को लगा कि कैसे जांच हुई थी और कितनी जांच हुई थी। लेकिन जिनका बहुत बड़ा नाम आप सुनते हैं, भारतवर्ष के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और जो गुड़गांव में बहुत बड़ा अस्पताल चलाते हैं, उन सज्जन ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उस रिपोर्ट को लिपापोती करने में सहयोग किया। सवाल किसी का बेटा हो, साधारण से साधारण, उनका नाम लेना चाहेंगे? नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि मैं जांच समिति का चेयरमैन था, तो वो कमेटी की रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो सकती है, तो लोगों को जानना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन उसके पिता और उसके परिवार वालों को केवल एक भ्रम था कि मैं एक राजपूत व्यक्ति हूँ, क्षत्रिय जात का हूँ, तो मैं विश्वविद्यालय में वहाँ पर कुछ जात का भी असर रहता है या हर जगह होता है, तो वो लोग समझते थे कि मैं रिपोर्ट ईमानदारी से नहीं दूंगा, तो वो लोग पहले से ही निराश थे। और जब मैंने रिपोर्ट सही दे दिया तो विश्वविद्यालय प्रशासन और जिसमें डीएम और एसपी भी जेल में चले जाते, ये सब लोग एक हो गए। तो रिपोर्ट को पर एक्शन न होना, अगर आज भी कोई पीआईएल कर दे तो एक्शन तो होगा, क्योंकि किसी की जान गई है, और जिसकी जान गई है और जिनके निष्क्रियता के कारण या जिसकी उपेक्षा के कारण गई है, तो उनको आजीवन कारावास हो सकता था, आजीवन कारावास हो सकता था, इसलिए आज भी उस पर मुकदमा हो सकता है। परंतु न उसके घर वाले गए, न वो आरटीआई वाला गया। तो जब कोई नहीं गया तो मेरी नैतिकता यहाँ पर प्रतिबंधित थी कि मैं ही चेयरमैन था, तो मैं मुकदमा नहीं कर सकता था। परंतु किसी के भी बच्चे, और इस तरह से किसी की जान का जाना, और युवा व्यक्ति की, युवा हो या जो भी बुजुर्ग हो, तो मैंने तो जांच किया। और फिर और भी जांच मैंने किया। विश्वविद्यालय का जो अस्पताल है उसका मैं चेयरमैन था, मरीजों के जिसको कहते हैं पेशेंट्स वेलफेयर कमेटी, जो मरीजों का, रोगियों का कल्याण का जो समिति थी, उसका मैं चेयरमैन था। तो उसमें मैंने बहुत लोगों को पकड़ा, और बहुत सारी सुविधाएं जो आप देखते हैं आजकल, कुर्सी वगैरह लगी रहती है या कोई सिस्टम लगा रहता है, वो सब मैंने अपने 2 साल के कार्यकाल में ही किया। लेकिन मैंने देखा कि कड़ाई से लोग काम नहीं करते हैं, और हर जगह रोगियों से या आम साधारण व्यक्तियों से बेईमानी होती है। जो व्यक्ति कहता था कि हम 6 रुपये में खाना खिलाते हैं, 8 रुपये में खाना खिलाते हैं, वो 12 रुपया वसूलता था और मट्ठा देता था और कहता था कि इसका 4 रुपया। तो इस तरह की चीज़ों को पकड़ने के बाद ऊंचा से ऊंचा अधिकारी भी एक्शन नहीं लेता है, इसलिए संस्थाएं डूबती हैं, अनाचार बढ़ता है। जब आप इस विभाग में थे तो सर, जो आप अपने क्षेत्रीय लोग थे, तो कभी कभी आपसे रिक्वेस्ट करते होंगे, क्योंकि बीएचयू में हम आप देख रहे हैं इस समय कि कोई अचानक जब बीमार पड़ता है तो उसको तुरंत अटेंड नहीं
कर पाते हैं डॉक्टर? ये मैं पढ़ते समय, जब मैं पहली साल पढ़ने गया था, सर। तो पहले इंटरमीडिएट के बाद अच्छे अंक होते थे तो पार्ट 2 में सीधे एडमिशन होता था 3 साल के पाठ्यक्रम में। सर। पहले साल और पहले ही महीने से मेरे अंदर, मैं बहुत साधारण परिवार का था, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप भी मिलती थी और घर से भी मिलता था, अकेला लड़का था पढ़ने वाला। तो मैं मेस के खाना से और अपना समय जितना मैंने पढ़ाई में लगाया उतने ही लगभग समय अपना निजी समय, कोई भी गया, किसी जाति वर्ग का गया, किसी का रिश्तेदार गया और कहीं का भी गया, तो मैंने सर सुंदरलाल चिकित्सालय में तब से और आज तक कोई न कोई सेवा जरूर या सुविधा प्रदान करता हूँ, करवाता हूँ। मुझे इसका, मैं इस माने में और सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने बहुत सेवा किया है और जितने लोग गए हैं मैं खड़ा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे घर के भी लोग गए जी बिल्कुल और सर। उनके पैसे खर्च हो गए, तो हरिश्चंद्र घाट पर ले जाकर के लकड़ी जलाने का भी पैसा हमने दिया। मेरे गांव के ही एक आदमी की माँ मरी और वो भी वहीं पढ़ते थे, और अपनी माँ को जो वो भीतर नदी में नहीं ले गए, गंगा जी में सावन महीने में, अगस्त महीने में, और वो चूंकि कैंसर से मरी थी तो मैं नाव पर लाद कर ले गया। तो मुझे तो तभी उत्साह है और आज भी है। कोई ऐसा विशेष पेशेंट जिसको बचाने में आपको ऐसा लगा हो कि हाँ आज मैंने बहुत बढ़िया काम किया है? नहीं, हमारे थोड़ा लोकप्रिय होने से अच्छी बात यह होती थी कि जितने बच्चे होते थे तुरंत आपके इधर के भी लोग जो चर्चित और कुचर्चित होते थे सब, चाहे वो बहरीपुर के हों चाहे और लोग, या मऊ के और अगल बगल के हर जिलों के इधर के, और बाद में तो और दूर दूर से भी जो भी गया तो उसको कई तरह के संसाधन हम लोग देते थे। मैंने आपसे बताया, जब भी कोई चिकित्सालय में जाता है, दवा करते करते थक जाता है, तो उसको खून की व्यवस्था हम लोग करते थे। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक बहुत अच्छी परंपरा है कि आज भी विद्यार्थी अपने गांव घर रिश्तेदार का होता, वो खून बच्चों को इकट्ठा करके दिलवा देता। तो पहले जो खून दिया जाता था तभी खून चढ़ता था, अब तो खून खरीद भी लोग लेते हैं सर। हाँ तो इसलिए हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में निश्चित रूप से जो सेवा किया है वो सबसे हमारे लिए संतोष की बात है, और आज भी करते रहते हैं। कहीं का भी कोई जाता है, और इसीलिए किसी गांव में ऐसा कोई नहीं होगा कि किसी को हमने आर्थोपेडिक्स में नहीं मैंने दिखाया, किसी को पेडियाट्रिक्स में नहीं दिखाया, किसी को रेडियोलॉजी में नहीं दिखाया। हर जगह हम लोग, मैंने हर जगह, तो इसलिए वो हम लोगों के लिए किसी कुंभ से अधिक है, और वह सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो हमने अच्छा सर, आप विश्वविद्यालय में पढ़े, फिर प्रोफेसर रहे, कई पदों पे भी आपको नियुक्त किया गया। इस दौरान बनारस में आपको कुछ ऐसा नहीं खास लगा, कुछ खाने पीने वाली चीज जहां आप रोज जाते हो, एंजॉय करते हो? एक दुकान जो कि जो छात्र राजनीति में थे, लंका पर एक बहुत टूटी हुई दुकान थी जिसको टंडन टी स्टॉल कहते थे। जी सर। तो वहाँ की चाय इसलिए लोग पीते थे कि वहाँ बड़ा से बड़ा अभिनेता आता था, जहाँ जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवती, राजनारायण जी, बाबू प्रभु नारायण सिंह जी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, ये सब लोग बड़े बड़े नेता, मजुमदार, रामचंद्र पांडे जी, रमाकांत सिंह जी, हम लोग, हमारे नाम के राशि जो हमसे चुनाव लड़े थे, हरकीश बहादुर जो गोरखपुर से एमपी थे, तो वो तो कम जाते थे, लेकिन हम लोग खास करके जो पुराना जनसंघ या आजकल जो भाजपा है, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ग्रुप के जो अच्छे छात्र नेता होते थे वहाँ जाते थे। वहाँ से भी हम लोग दूसरों की सेवा करते थे। जैसे जो प्रवेश कराने विद्यार्थी जा रहे हैं, हम लोग अपने रूम में रुकवा लेते थे, या हम जब शिक्षक हो गए तो मेरे घर पर इधर से जाने वालों की भीड़ थी, तो साधारण परिवार का था, तो चाहे वो यशवंत गए हों जो अभी MLC जिनका बेटा है, तो ये सब लोग हमारे कमरे में ज़मीन पर भी रहे हैं जब हम शिक्षक हो गए तब भी, या भरत हो या ओम प्रकाश हो या जो भी हो। तो हम लोगों ने तो बहुतों को बनने में, सुधारने में बहुत सहयोग किया है, और वो हम अच्छा मानते हैं। कोई भी परिचित होगा तो अपने परिचित के यहाँ जाएगा, और यह मेरा ही नहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्रों में लगभग, अगर उसके घर वाले ने न सिखाया हो कि अपने यहाँ का कोई जाए तो उसे मत मिलिए, कुछ इस तरह का भी प्रशिक्षण होता है। तो अगर घर से कोई इस तरह का सीख के गया होगा वो अलग बात है, नहीं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जी का आत्मा इतना प्रेरित करती है कि जो परेशान है उसको पहले उसकी सेवा करो या उसको सहायता करो। तो मैंने तो आपसे बताया कि कभी कभी ऐसे भी क्षण आए, मेरे गांव का लड़का था, उसके पिताजी मेरे पिताजी के खिलाफ गवाही कोई किए थे झूठी, और एक ही महीने बाद वो लड़का मटेहू में गोली से मार दिया गया। हमारे गांव का सबसे अच्छा बच्चा था, तो उस बच्चे का पोस्टमार्टम कराना, उसका लाश जलाना,
फिर उसको पहुंचाना, और उसके पहुंचाने के बाद जो यहीं DCSK में लोग पढ़ते थे हमारे गांव के, और उस लोग तो गलती ये किए थे लोग कि चंदा उगाही में पुलिस वालों से लड़ गए, बिल्कुल ऐसा। तो उसमें गोली चल गई, एक लड़का मर गया। तो अब सब पर मुकदमा था, तो उसके लिए आकर हम लोग SP से मिलना, प्रशासन से मिलना, और फिर SDM से मिलना, और यहाँ मटेहू में बहुत बड़ी मीटिंग किया, तो कम से कम दूसरों का भी बचाव हुआ, और सिखाया भी कि आप लोग गलत कर रहे थे तो ऐसा नहीं आगे से करना चाहिए। परंतु वो बच्चा तो चला गया, हमारे गांव का सबसे अच्छा बच्चा था। बिल्कुल सर। सर आपके पिताजी स्वर्गीय कुबेर नाथ सिंह जी, जो राष्ट्रपति पद से सम्मानित भी किए गए थे, उनके बीच और यहाँ के जो गांव के कोतवाल वगैरह थे उनके बीच कुछ विवाद हुआ था। हाँ, सर विवाद हुआ था। वो किसी झगड़े में दूसरों के किसी शिकायत पर या झगड़े पे गांव में आए थे, तो गांव भर की बहन बेटी को एक मुसलमान जो वो था थानाध्यक्ष, वो गाली दे रहा था, और उसके साथ 10 और पुलिस वाले थे। तो पिताजी मेरे किसी के दरवाजे पर बैठे थे, तो उनसे बड़े थे, जिनके दरवाजे पर बैठे थे मेरे पिताजी से बड़े थे, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का नाम लेकर के कि कुबेर देखा थी के गाली देते इतना भद्दी भद्दी। तो बाबूजी बाहर निकले तो कहे कि क्यों भाई, क्यों गाली दे रहे हो? हमारे पिताजी जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर से उसी साल 1991 में गाई से रिटायर हुए थे, तो सर सेवानिवृत्त हुए थे। तो उन्होंने कहा क्यों गाली दे रहे हो, गांव भर की बहन बेटी तुम्हारे लिए हैं। उसको ये बुरा लगा, और वो कहा कि जाओ बड़बड़ा रहे हो, उधर जाओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम आदमी क्यों कर रहे हो? तब वो एक पुलिस वाले दूसरे दरोगा को ललकारा, और वो घसीटते हुए जीप में बैठा लिया, कुछ और लोगों को बैठा लिया, लेकिन इनको बैठा के और गाई चंवर के पास और मटेहू से पहले बैदौली में जितना मारना था मारा, और फिर थाने में मारा, उनको अधमरा छोड़। और फिर जब उसको पता चला कि मेरे पिताजी हैं, तो फिर वो जल्दी जल्दी मेडिकल वगैरह बना के मेरे अस्पताल में भर्ती किया। तो आज वो 34 साल से अधिक समय हो गया, 91 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के दिन की बात है। तो अभी उसमें तो कुछ को सजा हुई, जो दरोगा था मुस्लिम, वो अतीक अंसारी के घर के बगल में रहता था, तो उसको भी 7 साल की सजा हुई, और कुछ गांव के 2-4 लोग थे उनको हुई, एक और पुलिस वाले को हुई, बाकी आते ही नहीं थे। तो मैंने हाई कोर्ट से उनको गिरफ्तार वगैरह कराया। अब जाकर 2 फरवरी को 3 साल की सजा हुई है, तो वो सब अपील में है, अभी जेल में नहीं है, वो अलग एक प्रकरण है। मतलब 34 साल बाद इस विवाद का निष्कर्ष थोड़ा सा निकला था कि कुछ लोग अभी भी बैलेंस है उसमें कि अभी भी कुछ कार्रवाई करनी है आप। नहीं, वो अपील में गए हैं सब अपने छुड़ाने के लिए, तो मैं अभी लड़ रहा हूँ। तो ओके ओके। सर आप चूंकि बनारस में थे तो काशी विश्वनाथ मंदिर से आपका थोड़ा सा जुड़ाव रहा होगा। वो किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर जो भगवान शंकर हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है? हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जैसे सनातन धर्म के मानने वालों के लिए हैं। चूँकि काशी जब भी शब्द आएगा तो काशी और काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा, ये कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा ने ही सबको अन्न से, तो ये तो मान्यताएं हैं, हर धर्म की मान्यताएं होती हैं, और उन मान्यताओं में आस्था होती है। आस्था से व्यक्ति नियंत्रित होता है। तो मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म के जो ये आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, मैं भी उनको मानता हूँ। मैं भी जब कभी कभी समय, एक तो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1960 में स्वयं मालवीय जी अपने मरने के बाद मैंने कह गए थे, तो बहुत बड़ा मंदिर है, अब तक का सबसे ऊंचा था, अब कुछ ऊंचे और बन रहे हैं। तो हम लोग तो वहीं दर्शन सवेरे कर, जब अगर काशी में रहते हैं या रहते थे, तो सवेरे हम लोग जो सुबह की टहलने की प्रक्रिया होती थी उसमें जाते थे दर्शन। तो नए वाले काशी विश्वनाथ नए वाले की बात कर रहे हैं जो परिसर में है जी। पुराने विश्वनाथ मंदिर जाने का भी समय समय पर उत्साह होता है, तो जब होता है तो चले गए, दर्शन कर लिया। वहाँ का आपको सबसे अच्छा क्या लगा मंदिर पे? नहीं, मंदिर मैं तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब से नया बना है मैं नहीं गया हूँ, और मैं थोड़ा सा भीतर से दुखी इस बात से रहता हूँ, ये नहीं कि मैं भी 100 200 400 दे करके जा सकता हूँ या टिकट जो कटता है। जी सर। 2 चीज़ें इस देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि मंदिरों पर पुलिस के पहरे हैं, जो जरूरी भी अब लगता है जो आजकल की परिस्थिति है, लेकिन पुलिस का पहरा और मंदिरों का वो पर्यटन स्थल केवल कह देना, यह मंदिरों के प्रति आस्था को कम करना है। और केवल ये शब्द आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ, ये बनियागिरी है। एक तरह से अगर मंदिर में, भगवान के मंदिर में अगर एक तरह से जाने का विधान नहीं है, तो केवल भारत में
दुनिया में केवल भारत में, और भारत में केवल एक धर्म में, हिंदू धर्म में, चाहे वो तिरुपति का मंदिर हो, चाहे वो 12 ज्योतिर्लिंग हो, 51 पीठ हो, क्विक दर्शनम। आप तो मिलिट्री के आदमी ने समझ गए जी ना बिल्कुल, कि तुरंत कोने से दर्शन। दिखा देंगे, यस। अलग से पैसा देंगे। हाँ। तो ये तो धर्म का सबसे कदाचार हुआ, धर्म का माने आदर ही नहीं हुआ। अगर आप 3 घंटा रुक नहीं सकते हैं और 80 वर्ष की महिला खड़ी है और उसको किनारे करके, चाहे पंडा या पुलिस वाला या कोई अधिकारी, प्रधानमंत्री के लिए अलग, मुख्यमंत्री के लिए अलग, या किसी परिचित वाले के लिए अलग, पंडा जी से घुसा दे अलग, यह धर्म नहीं है। किसी भी धर्म का श्रेष्ठ मूल्य है समता, समझ गए? और अगर समता नहीं है तो धर्म नहीं है, अधर्म है। बिल्कुल। समता, ममता और रमता ये बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को इस पर सोचना चाहिए, लेकिन एक भी शंकराचार्य नहीं सोचते हैं। सर, आप अभी भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा मिले हैं, तो इस मुद्दे पे कभी ऐसा हो सकता है कि आप इस मुद्दे पे उन लोगों से बात कर पाएं और ये मुद्दा थोड़ा सा मैं संभाला उनसे जा बात क्या करूंगा, तो कोई मुझसे वो मिलने थोड़े नहीं आते हैं। लेकिन चाहे प्रधानमंत्री भी रहे हैं तो उनके भी खिलाफ मैं जो रोज लिखता हूँ, या अपने जो फेसबुक तो हमारा स्वतंत्र है ना, जी वो जो कोई नोटिस आएगी तो आएगी, तो उसके मैं उसमें स्वतंत्र हूँ, और उसमें मैं दल से ऊपर उठ करके बात करता हूँ, है ना बिल्कुल जी। ये कोई मैं जैसे मेरे मन में पीड़ा है कि पहलगाम में हुआ, तो अगर देश का कोई उच्च पदाधिकारी है तो पहलगाम पर दिल्ली में मीटिंग न करके अगर बिहार में वो चुनावी भाषण करता है, तो मेरे लिए वो मनुष्य भी नहीं है। ये मैं आपके चैनल से कर रहा हूँ, आपको भी नोटिस आ सकती है। नहीं, नोटिस का आएगी तो हम लोग तैयार हैं जो भी नोटिस हो, के लेकिन लिए। तो ऐसे है, हाँ। या जो कोई भी हो, जैसे विश्वनाथ मंदिर में कोई बड़े इस सूबे के राजनीतिक व्यक्ति ऐसे बैठ के और एक दूसरे आदमी बैठ करके ऐसे एक मंत्री उनसे पूजा करवा रहे हैं, तो जो आपकी कुर्सी लगी है वो शिवलिंग से ऊपर लगी है, तो आपने तो पहले ही मान्यता समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है सही। सब। पद और कद के बड़े होने से व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसका आचरण बड़ा है, संस्कार बड़ा है, उसकी आस्था बड़ी है, तो वो पूज्य है। जी बिल्कुल है। अंत में आप सर, जितने भी, हम तो छात्रों के लिए चाहेंगे कि कुछ एक मैसेज दे दें कि छात्र एक प्रेरणा लेके थोड़ा सा अपनी नहीं, मैं यही कहूँगा पढ़ाई वाली उसमें कि आगे बढ़े। दुनिया में ये कहावत है, मशहूर कहावत है दुनिया में, कि एक विद्यालय खोलना 100 जेलों को बंद करने के बराबर है। अर्थात जी बिल्कुल। जब कोई पढ़ेगा तो सुबुद्ध नागरिक होगा। दुर्भाग्य है कि औपचारिक शिक्षा से ऊंची डिग्री प्राप्त करके लोग कदाचार में हैं। अगर घूस ले रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, दस्तावेजों को बदल रहे हैं, आदि आदि कामों में लगे हुए हैं, तो ऐसी शिक्षा से अशिक्षा, ये शिक्षा जो है ये कुशिक्षा हुई। तो कुशिक्षा प्रमाण पत्र दे दे तो उससे अशिक्षित रहना ठीक है। परंतु मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभिभावकों से पहले कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को सही मार्ग से सही शिक्षा दें, और जो सही मार्ग से सही शिक्षा देगा उसी से वो व्यक्ति ठीक रहेगा, उसका कुटुंब ठीक रहेगा, पड़ोस ठीक रहेगा, समुदाय ठीक रहेगा, प्रांत ठीक रहेगा, राष्ट्र ठीक रहेगा, फिर राष्ट्र के साथ विश्व ठीक रहेगा, और केवल मानव नहीं ठीक रहेगा, वनस्पति और जंतु भी ठीक रहेगा। लेकिन सबके लिए जरूरत क्या है? श्रेष्ठ चेतना की, और श्रेष्ठ चेतना केवल और केवल अभ्यास से ही आएगी। श्रेष्ठ बातों के लिए अभ्यास करना ही सबसे बड़ी पूजा है। मात्र मंदिर में माथा टेक देना और फिर गलत काम करना वह पूजा नहीं है। इसलिए पूजा का अर्थ समझाना है कि पूर्णता उत्पन्न करे। पू माने पूर्णता, जा माने उत्पन्न करे, जो पूर्णता उत्पन्न करे। और पूर्णता बाहर नहीं उत्पन्न होती है, पूर्णता भीतर उत्पन्न होती है, अपने विचार में, एटीट्यूड में, सीखने में, कौशल में और ज्ञान में। तो इसलिए विचार, कौशल और ज्ञान को अच्छा अगर नहीं बनाएंगे
तो जैसे सेमा ईंट वाला गल जाएगा वैसे ही गल जाएगा। तो अव्वल बनाने के लिए जरूरी है जी, कि बिल्कुल बच्चों को और बच्चों के बीच और बच्चों के बीच नहीं, हम जहाँ भी हों अच्छी बात करें, समझ रहे हैं, श्रेष्ठ बात करें। तो जो गायत्री पीठ वाले कहते हैं कि एक नेक बनो, एक बनो, तो ये केवल लिख देने से नहीं होगा। आज भारतवर्ष में सबसे अधिक नारे लिखे गए हैं विद्यालयों से लेकर और विश्वविद्यालयों तक, लेकिन नारों के लिख देने से वो बात नहीं कुछ बनेगी। होने नारे वाला लिखना, नहीं। नारे लगाने जरूरी हैं, लेकिन भीतर अंतः में जाना चाहिए। तो अगर मन, वचन और कर्म में वो बात नहीं गई तो झूठे, अपने को झूठे मुगालते में रखने से शिक्षा नहीं होती। बिल्कुल है सर। ठीक है। ठीक है सर।